नमस्कार, जियोग्राफी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विजेता नेहरा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन जियोग्राफी, GCW तोशाम। आज मैं आपके सामने एक नया विषय जो कि इकोनॉमिक जियोग्राफी की लास्ट यूनिट का टॉपिक है, गेट, WTO एंड UNCTAD। ये ट्रेड ब्लॉक्स हैं, आज इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इन सब को जानने से पहले हमें ट्रेड के बारे में समझना होगा कि व्यापार क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड क्या होता है, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्या है और उनके ट्रेड के अंदर आने वाले बैरियर्स। तो आइए देखते हैं कि ट्रेड क्या होता है। व्यापार से अभिप्राय यानी वस्तुओं के विनिमय से है। प्रकृति ने सभी क्षेत्रों को एक समान संसाधन प्रदान नहीं किए हैं, तो उनके बीच में ट्रेड आवश्यक है। संसाधनों का विषम वितरण ही व्यापार का आधार है। जब लोग किसी वस्तु का अधिक उत्पादन करते हैं तो वे अन्य वस्तुओं से विनिमय करते हैं और उनके पास जो वस्तुएं नहीं हैं, और इसी से व्यापार का जन्म होता है। जब मानवीय इच्छाएं बढ़ती है तो व्यापार स्थानीय या प्रादेशिक रूप से विकसित होता है। किसी एक क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि, जीवन स्तर में उन्नति या अकाल जैसी प्राकृतिक आपदा होने पर दूरस्थ स्थानों से वस्तुओं को आयात करने की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि व्यापार कब उपजेगा, जब मनुष्य की इच्छाएं बढ़ेगी या फिर उनकी जनसंख्या में वृद्धि होगी, उनको जीवन स्तर में उन्नति चाहिए, अकाल या फिर प्राकृतिक आपदा होने पर ही हमें आयातित वस्तुओं की आवश्यकता उत्पन्न होती है। व्यापार प्रारंभ होने के लिए 4 प्रमुख कारण होते हैं। पहला है वस्तु के विनिमय की इच्छा, फिर आता है प्रदेश या देशों के मध्य परिवहन के माध्यम से परस्पर संपर्क, फिर जो मुख्य तत्व आता है वो है आवश्यकता से अधिक उत्पादन। आवश्यकता से अधिक उत्पादन होगा तभी हम व्यापार करेंगे। और इसी में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है पदार्थों की विविधता। अगर पदार्थ डिफरेंट टाइप के हमें अगर मटेरियल अवेलेबल हो रहा है तभी हम ट्रेड करेंगे, अन्यथा अगर सभी जगह हमें एक ही प्रकार का खाद्यान्न देखने को मिलेगा तो हम उसको व्यापार में शामिल नहीं करते हैं। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि यदि एक देश खाद्यान्न में प्रमुख है तो और दूसरे के पास वस्त्र है, तो दोनों एक दूसरे को आदान प्रदान करेंगे और उन दोनों में एक जो रिलेशन बन जाएगा वो व्यापार से संबंधित होगा। व्यापार, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, जब हम व्यापार के विकास की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि व्यापार जो है प्रमुख प्रादेशिक आर्थिक विभिन्नताओं से उत्पन्न होता है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं का आधिक्य यानी सरप्लस के क्षेत्रों में कमी के क्षेत्रों की, और यह परिवहन के द्वारा उत्पादन एवं उपभोग में संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है। वस्तुओं का प्रवाह जो व्यापार की रचना करता है परिवहन के साधन के माध्यम से संपन्न होता है, और व्यापार संपादित करने के लिए व्यापक नेटवर्क विकसित किए जाते हैं। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के विकास में इंटरनेशनल ट्रेड भी एक महत्वपूर्ण कारक है। व्यापार के परिमाण एवं जीवन स्तर में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। तो अभी हमने एक नया शब्द देखा, इंटरनेशनल ट्रेड। तो आइए देखते हैं इनकी इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत हद तक किसी देश की आर्थिक संपन्नता एवं विकास स्तर का परिचायक होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रसार, संकुचन, सुविधा या व्यवधान के अनुसार राष्ट्रीय अर्थतंत्र में समृद्धि व विपन्नता तथा उसके आंतरिक भूवैज्ञानिक संगठन में परिवर्तन होते रहते हैं। विश्व का कोई भी राष्ट्र सर्वथा आत्मनिर्भर या फिर अलग नहीं रह सकता। संपूर्ण विश्व में न्यूनाधिक श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण की प्रवृत्ति झलकती है। प्रत्येक राष्ट्र के अर्थतंत्र में उत्पादन में अधिकाधिक विशेषीकरण या फिर विविधता और उपभोग समानता की जो प्रवृत्ति है वो बलवंती होती जा रही है। और इंटरनेशनल ट्रेड ही एक ऐसा माध्यम है जो प्रकृति प्रदत्त संसाधनों में विषमता को पाटकर संपूर्ण विश्व को एक मानव जीवन स्तर में समानता लाने के समर्थ है।
और इन्हीं शब्दों को वाल्टर इजार्ड ने कुछ शब्दों में एक स्पष्ट करते हुए कहा है कि जो लोकेशन और ट्रेड हैं वो एक कॉइन के ही दो साइड हैं, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं। जो शक्तियाँ एक को प्रभावित करती है वही तत्काल दूसरे को भी प्रभावित करती हैं। अतः प्रकट है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राष्ट्रीय व्यापार एवं राष्ट्रीय अर्थतंत्र में विभिन्न कार्यकलाप जैसे कृषि, उद्योग, उत्खनन की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। इस प्रकार संपूर्ण भूवैज्ञानिक संगठन के स्वरूप का भी निरूपण करता है। अब इस ट्रेड के अंदर, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर कुछ थ्योरीज भी दी गई हैं, कुछ सिद्धांत बनाए गए हैं। उन सिद्धांतों में जो थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज है वो अंग्रेजी अर्थशास्त्री रिगार्डो के द्वारा विकसित किया गया था। उनके अनुसार व्यापार के लिए दो देशों के मध्य उत्पादन के कारकों यानी कि जो फैक्टर एंडाउनमेंट्स हैं की विभिन्नता होना आवश्यक है। दो देशों के प्राकृतिक संसाधनों, श्रम, पूंजी आदि में अंतर होने पर विविध वस्तुओं के उत्पादन में सापेक्ष लाभ या फिर हानि होती है। एक देश को किसी वस्तु के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ होने पर ही वह उस वस्तु को अन्य देशों को निर्यात करता है। उदाहरण के तौर पे हम मान सकते हैं कि उत्पादन की तुलनात्मक लागत की दृष्टि से यदि ए देश सूती वस्त्र का उत्पादन करता है और बे देश रासायनिक उर्वरक का उत्पादन करता है तो दोनों देश अपनी उत्पादित वस्तुओं का परस्पर विनिमय करके लाभान्वित हो सकते हैं। तो इसमें जो है मांग का स्वरूप प्रमुख महत्व रखता है, फॉर्म ऑफ डिमांड। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में न केवल विभिन्न वस्तुओं की आपूर्ति की वह दशाओं से संबंधित होती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो ऐसे देशों के मध्य भी हो सकता है जो समान एक जैसा मटेरियल को प्रोड्यूस करते हैं। उदाहरण के रूप में हम जापान व अमेरिका को ले सकते हैं। दोनों ही कारों में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को प्रोड्यूस करने में अग्रणी है, फिर भी दोनों के मध्य इन्हीं वस्तुओं में सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। इन दोनों देशों के मध्य परस्पर व्यापार के लिए मांग का स्वरूप, जो भी हमने बात की फॉर्म ऑफ डिमांड, वह उत्तरदायी है। और ये फॉर्म ऑफ डिमांड निम्नलिखित दिशाओं पर निर्भर कर सकता है, जैसे कि आपका इनकम लेवल। जैसे जैसे आदमी की इनकम लेवल बढ़ती जाती है वैसे ही उसकी इच्छाएं, चॉइस, उसमें फ़र्क आता जाता है। कारें जापान में भी बनती है, कार अमेरिका में भी बनती है, परंतु अगर उनकी लोगों की आय के स्तर के हिसाब से जैपनीज़ को अमेरिकन कारें पसंद आती है और अमेरिकन्स को जैपनीज़। ये एक नए फॉर्म ऑफ डिमांड को बनाने का काम करती है। जो इसमें दूसरा फैक्टर इफेक्ट डालता है वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। विभिन्न वस्तुओं की मांग की जो डिमांड है वो भी भिन्न भिन्न होती है। प्राथमिक उत्पादन जैसे कि भोजन की वस्तुओं की अपेक्षा उच्चतर उपभोक्ता वस्तुओं की जो इलास्टिसिटी है उसमें ज़्यादा डिमांड रहती है। विभिन्न देशों में औसत प्रति व्यक्ति आय के स्तर के अनुरूप उपयोग प्रतिरूप में अंतर मिलता रहता है। इसी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की संरचना में भी विभिन्नता आ जाती है। कहीं कहीं सांस्कृतिक दिशाएं भी इस विभिन्नता को बनाने का काम करती है। कुछ लोग धार्मिक कारणों की वजह से इसको, जो आपका ट्रेड है, उसको प्रभावित करती है। स्पेन और पुर्तगाल में लोग फिशरी का ज़्यादा सेवन करते हैं तो वो आयात भी इन्हीं चीज़ों का करेंगे। और भारत जो कि हिंदू बहुल देश है वहाँ पे गौ मांस प्रतिबंध है। और मुस्लिम बहुल जैसे आपका पाकिस्तान, वहाँ पे सूअर का जो मांस है उसका आयात नहीं होता है, उससे रिलेटेड कोई भी ट्रेड नहीं होता है। यह आयात जो होता है वो शून्य रहता है। लोगों के आहार में निजी पसंद भी महत्वपूर्ण होती है। जैसे ब्रिटेन के लोग चाय के शौकीन हैं तो वहीं अमेरिकी लोग कहवे का अधिक सेवन करते हैं। तो ये है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो अन्य तीसरी दशा जो इसको प्रभावित करती है वो है इंटरनल कंजप्शन
पैटर्न यानी कि आंतरिक उपभोग प्रतिरूप। किसी देश में किसी वस्तु विशेष का अधिक उपभोग होने के कारण विस्तृत आंतरिक बाजार उपलब्ध रहता है तथा उस वस्तु का उत्पादन भी अधिक होता है, अतः उसके उत्पादन की लागत कम हो जाती है। उदाहरण के रूप में हम भारत को ले सकते हैं। भारत में जो वस्त्र का बाजार है बहुत ही बड़ा है, किंतु यह तथ्य आवश्यकताओं के उपभोक्ताओं तो उसी का वो व्यापार भी करता है। परंतु अगर हम देखें कि उपभोक्ता वस्तुओं जैसे कि चीनी, चावल आदि के ऊपर यही थ्योरी लागू नहीं हो पाती, क्योंकि आंतरिक खपत होने के कारण इनके निर्यात के लिए हमें उपलब्ध भी नहीं होते। तो जो ये अब थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, जो रिकार्डो ने बनाई थी, उसमें कुछ दशाएं हैं जो इसकी फॉर्म ऑफ डिमांड को डिसाइड करती है, जिनमें इनकम लेवल, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड द इंटरनल कंजप्शन पैटर्न भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके बाद एक अन्य थ्योरी भी इसमें पढ़ने को मिलती है, हेक्सचर और ओहेलिन का। ये भी स्वीडिश अर्थशास्त्री हेक्सचेलर और बर्टन ओहेलिन, इन्होंने मल्टीपल फैक्टर अप्रोच के आधार पर व्यापार के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था और इन्होंने इसके लिए कुछ अंजप्शंस निर्धारित की, मान्यताएं। सबसे पहले इन्होंने ये माना कि जो व्यापार को सभी बाधाओं से मुक्त, कि जो व्यापार होगा वो कैसा होगा, सारे उसमें कोई भी बैरियर्स नहीं होंगे। फिर इन्होंने कहा कि सभी प्रदेशों में उत्पादन कार्य समरूप है और उसका लाभ जो है वो स्थिर है, यानी कि उसमें उतार चढ़ाव नहीं है, वो फिक्स है। वस्तु तथा कारक के बाजारों में शुद्ध जो है कंपटीशन वो विद्यमान भी है। और जो प्रमुख इन्होंने बताया कि प्रदेश है उनके उत्पादन के कारणों में पर्याप्त स्थिरता है तथा आपूर्ति अप्रत्याशित यानी कि अनइलास्टिक है, फिक्स रिज्ड है वो। ऐसी दशा में तुलनात्मक लाभ के दो कारण हो सकते हैं, एक तो टेक्निक में प्रादेशिक विभिन्नता तथा दूसरा उत्पादन के कारकों की जो पर्याप्तता है उनमें प्रादेशिक भिन्नता। इस सिद्धांत के अनुसार एक देश को केवल उन्हीं वस्तुओं के उत्पादन में विशेषीकरण करना चाहिए जिन्हें कम से कम साधनों में उत्पादित किया जा सकता है तथा उसे अपने विशिष्ट उत्पादों का निर्यात कर वे वस्तुएं प्राप्त करनी चाहिए, यानी कि उन वस्तुओं का आयात करना चाहिए जिनके उत्पादन में वे असमर्थ है। इसलिए प्रचुर श्रम की पर्याप्तता वाले प्रदेश श्रम संघन उद्योगों में विशेषीकरण करते हैं, जबकि कच्ची सामग्री की प्रचुरता वाले जो देश हैं, कच्चे माल पर निर्भर जो रहते हैं, उनके पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है तथा उन वस्तुओं का आयात करते हैं जिनकी उनके पास कमी है। यहाँ जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने तर्क दिया कि व्यापार न केवल लाभपूर्ण होता है अपितु व्यापार विकसित होने पर श्रम की दरें भी घट जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार जो मूल व्यापार है वो वांछनीय है तथा इससे श्रमिकों के स्थानांतरण पर लगे प्रतिबंध में भी भरपाई हो सकेगी। ये इनके अनुसार थ्योरी थी, परंतु जब हम इसको अगर एक इंटरनेशनल पे लेवल पे लेके जाते हैं तो यहाँ कुछ बैरियर्स भी देखने को मिलते हैं जो पूरे विश्व के व्यापार को प्रभावित भी करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो सापेक्षिक तुलनात्मक लागत सिद्धांत द्वारा विद्यमान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रवाह की जो पूर्णतः है वो व्याख्या नहीं कर पाता है। इसका प्रमुख कारण वही जो आपको बताया गया कि बैरियर्स हैं, क्योंकि कहीं कहीं ये अवरोध खड़े करते हैं तो कहीं ये सुविधाएं भी प्रदान करते हैं, और जो व्यापार है कहीं इन बैरियर से प्रभावित होता है तो कहीं पर यह सुविधाओं से भी प्रभावित होता है। कुछ देशों में अनेक आर्थिक तथा राजनीतिक कारणों से व्यापार की वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाते हैं, जैसे कि कस्टम ड्यूटी इसी प्रकार का एक बैरियर है। और कुछ देश किसी उपभोग पदार्थ के आयात की मात्रा को कोटा प्रणाली के द्वारा नियंत्रित कर देते हैं,
ऐसा वे स्वदेशी उत्पादन के संरक्षण हेतु करते हैं। जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है अपने देश में वस्त्रों का आयात इसी प्रकार नियंत्रित करता है, वो कोटा प्रणाली निर्धारित कर देता है और वो कहीं ना कहीं एक जगह बैरियर का काम करता है तो दूसरी तरफ वो सुविधा का भी काम करता है। कहीं बैरियर्स अधिक आपूर्ति होने से भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी वस्तु विशेष का मूल्य अधिक गिर न जाए, इसके सभी निर्यातक को हानि उठानी पड़े। इस उद्देश्य से किसी वस्तु के निर्यातक देश अपना एक संघ बनाकर उस वस्तु के उत्पादन तथा निर्यात का कोटा प्रत्येक निर्यातक देश के लिए निश्चित कर देते हैं और यह जो प्रणाली है निर्यातक देशों के द्वारा अपनाई जाती है। ओपेक जो कि पेट्रोलियम निर्यातक संघ है वो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। और कुछ देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विशेषकर आयात को के परिणाम का नियमन विदेशी मुद्रा विनिमय जो एक्सचेंज कंट्रोल के द्वारा करते हैं। ये देश विदेशों से अर्जित संपूर्ण विदेशी मुद्रा की सरकारी खरीद कर लेती है तथा अधिक आयातकों में उसका वितरण या फिर उसकी नीलामी कर देती है। इस प्रकार आयात का परिणाम जो है वो उसके परिमाण के कंपैरेटिवली प्रतिबंध हो जाता है। कुछ देश सरकारी माध्यम से विदेशों में क्रय विक्रय करते हैं तो इसे स्ट्रेट ट्रेडिंग भी कहते हैं। तो ये कुछ बैरियर्स हैं जो हमारे इंटरनेशनल ट्रेड को प्रभावित करते हैं। तो अभी हमने जो देखा कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, उसकी थ्योरीज कैसे इंटरनेशनल ट्रेड डेवलप होता है और कौन कौन से जो बैरियर्स हैं इंटरनेशनल ट्रेड को प्रभावित करते हैं। अब वर्ल्ड में कुछ ट्रेड ब्लॉक्स भी बने हुए हैं जो इस व्यापार को प्रभावित करते हैं। इवन देन वर्ल्ड में इन ट्रेड को मेंटेन करने का भी कार्य करते हैं। तो इन संस्थागत इनका वर्णन करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले है आपका गेट जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ये गेट जो है एक सामान्य समझौते का विस्तार करता है। एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संधि है जो कि ब्रेटन वुड समझौते के कारण अस्तित्व में आई। यह एक बहुपक्षीय कानूनी समझौता है जिस पर 23 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। यह उन आर्थिक बाधाओं को दूर करने के लिए लागू किया गया था जिनका उद्देश्य विश्व व्यापार का विस्तार करना था और उन व्यापार बाधाओं को समाप्त करके जैसे कि टैरिफ हो गया, कोटा, सब्सिडी आदि को कम करना था। इस संबंध में 3 प्रमुख प्रावधान रखे गए जो कि इस प्रकार हैं। जब टैरिफ की बात होती है तो सभी सदस्य देशों को समान माना जाता है। आयात और निर्यात की संख्या पर प्रतिबंध निषिद्ध है लेकिन कुछ अपवादों के अधीन है। ये मतलब एक्सेप्शंस यहाँ भी आपको मिलेंगे। विकासशील देशों के व्यापार को प्रोत्साहन करने के लिए यहाँ विशेष प्रावधान रखे गए। वर्षों से समझौते में परिवर्तन किए जा रहे थे। गेट 1994 तक बना रहा, इसके बाद इसको WTO में कन्वर्ट कर दिया गया। 1994 में ब्रेटन वुड्स में एक सम्मेलन हुआ था जिसके स्वरूप वर्ल्ड बैंक, IMF, ITO की स्थापना हुई। इनका उद्देश्य क्रमशः यूरोप के जो ध्वंस अर्थतंत्र का पुनर्निर्माण करना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संबंधों में स्थायित्व लाना तथा व्यवस्थित व्यापार पद्धति अपनाना था। इनमें से जो अंतिम संस्था की इस आधार पर की जिसमें विभिन्न राष्ट्रों में प्रतिपुष्टि नहीं हुई, जिससे कि इसकी जो राष्ट्रीय प्रभुता है उस पर आ जाएगी। इसके बदले गेट जिसकी ITO की प्रतिपुष्टि होने की अवधि तक इसकी अंतरिम व्यवस्था की गई थी, वही 1948 ईस्वी तक विश्व व्यापार का दिशा निर्देशक था। उस समय विश्व के 23 देश जो आपको पहले बताया जा चुका है
वो इसके अभ्यर्थी थे। बड़े देशों में पूर्व सोवियत संघ ही एक ऐसा देश था जो इसका सदस्य नहीं था। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी विवादों का निपटारा करना, विशेषकर समितियों का गठन करना, गेट के जो प्रमुख उद्देश्य या फिर जो थे ये इसी से संबंधित थे। गेट ने जो मुख्य उद्देश्य रखा वो था दुनिया में क्रॉस कंट्री ट्रेड को बढ़ावा दी, ताकि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो आर्थिक सुदृढ़ता थी उसको और भी डेवलप किया जा सके। और यह है जो आपका गेट है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की नींव है, जिसने राष्ट्रों के बीच एक खुला व्यापार किया, परंतु इसमें कुछ अपनी अपनी बाधाएं भी बनाए रखी। गेट जो था सीमा शुल्क की निधि और दर की प्रत्येक देश पूर्व घोषणा के लिए बाध्य है। विभिन्न देशों से आयात के परिणाम का कोटा निर्धारण करने की अपेक्षा सीमा शुल्क के निर्धारण की घोषित करने पर बल दिया गया था। गेट में विश्व स्तर पर आयात शुल्क में ह्रास करने हेतु विभिन्न देशों के द्वारा समान रूप से क्रमशः दर घटाने पर बल देता था। यदि कोई देश निर्यात सब्सिडी के द्वारा अपने निर्यात का परिमाण बढ़ाता है तो ऐसी दशा में आयातक देश सिर्फ अपने माल पर आयात शुल्क उस सीमा तक बढ़ा सकता है जितना कि उस सब्सिडी का अंश था। इन सब प्रावधानों के बावजूद गेट अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सीमा शुल्क के नियमन करने में बहुत अधिक सफल नहीं हो सका, क्योंकि इसके पास जो नियम पालन कराने हेतु कोई अधिकार निहित नहीं थे। अतः गेट सिर्फ उसी हद तक प्रभावी था जिस हद तक सदस्य देश इसकी प्रभावकारिता स्वीकार करते थे। इसके 8 सम्मेलन हो चुके थे और 8वां जो सम्मेलन था उरुग्वे दौर, जो कि 1986 से प्रारंभ हुआ और 1994 तक चला। इसमें युगांतरी समझौता हुआ जिसके तहत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया। WTO जैसा भी आपको बताया गया, इसकी फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उरुग्वे दौर से पहले ये गेट के रूप में भी इसको जाना जाता था और यह गेट केवल वस्तुओं के व्यापार तक ही सीमित था। उरुग्वे दौर की वार्ता में कई नए समझौतों पर भी बातचीत हुई। इसमें सेवा व्यापार का आम समझौता, बौद्धिक संपदा के अधिकार के व्यापार से जुड़े पहलुओं पर समझौते व मूल संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में समाहित हो गई। और इस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के जनेवा शहर में है और वर्तमान में भारत समेत इसके 164 सदस्य देश हैं और रिसेंटली जुड़ने वाला जो देश है इसके साथ अफगानिस्तान। आइए अब देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन का उद्देश्य विश्व व्यापार संगठन है, जो एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो क्रॉस कंट्री ट्रेड के प्रावधानों से संबंधित है, जो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, जो कि आपको बताया गया है कि इसका जो हेडक्वार्टर है जिनेवा के अंदर है। मूल रूप से WTO समझौता एक ऐसा समझौता है जो दुनिया के सदस्य देशों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित व बातचीत द्वारा किया गया है और संसदों में इसकी पुष्टि की गई है। अतः यह सभी पक्षों का एक सक्षम नियामक है। विश्व व्यापार संगठन की यह जिम्मेवारी है कि वे उरुग्वे चक्र की समाप्ति पर सर्वसम्मत नियमों की व्याख्या तथा सभी देशों द्वारा अनुपालना सुनिश्चित करे। बड़े व्यापारिक राष्ट्रों द्वारा अपनाए गए मनमाने एक तरफा निर्णयों को कमजोर राष्ट्रों के व्यापारिक हितों की रक्षा करना भी इसका एक प्रमुख दायित्व है। व्यापार को उदार बनाना ही इसका उद्देश्य है। कुछ बाधाओं को भी ये रोकता है। उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करना भी इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है। अब इसके हैं उद्देश्य। विश्व व्यापार संगठन समझौते लंबे तथा जटिल होते हैं क्योंकि इनका पाठ जो है कानूनी होता है और यह गतिविधियों की व्यापक रेंज को कवर करते हैं, लेकिन कई सरल मौलिक सिद्धांत भी इन सभी दस्तावेजों में होते हैं।
ये सिद्धांत बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली पर आधारित होते हैं। किसी देश को अपने व्यापार भागीदारी के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए और अपने और विदेशी उत्पादों, सेवाओं, नागरिकों के बीच भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। व्यापार को प्रोत्साहित करने के सबसे स्पष्ट तरीकों में से एक है व्यापार बाधाओं को कम करना, टैरिफ कम करना, कोटा, एंटी डंपिंग शुल्क आदि बाधाओं को शामिल इसमें किया जाता है। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विदेशी कंपनियों, निवेशियों तथा सरकारों आदि के लिए जो व्यापार बाधाओं को मनमाने ढंग से न बढ़ाया जाए। डब्ल्यूटीओ के समझौते सदस्यों को न केवल पर्यावरण बल्कि जन स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य एवं घर स्वास्थ्य के उपाय भी अनुमति देते हैं। हालांकि ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों ही एक तरह के रूप में लागू किए जाने चाहिए। अब आती है इसकी संरचना कि इसकी संरचना में जो कुछ निकाय हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। महास्तरीय सम्मेलन, जर्नल काउंसिल, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू, और जो इसका विवाद निपटान निकाय है कि अगर दो देशों के बीच अगर कोई विवाद होता है तो वो इसी निकाय के सामने अपील कर न्याय मांगते हैं। और यह सभी डब्ल्यूटीओ समझौते के लिए विवाद समाधान प्रक्रिया के कार्यान्वयन तथा प्रभावशाली एवं डब्ल्यूटीओ विवादों के दिए गए फैसलों के क्रियान्वयन की देखभाल करता है। इससे भी डब्ल्यूटीओ के जितने भी सदस्य हैं वो सारे के सारे एक्टिव होते हैं। अब आते हैं जी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कार्य, किस प्रकार यह कार्य करता है, कैसे कैसे ये कार्य कर सकता है, किस हद तक यह व्यापार को संभालता है। विश्व व्यापार समझौता एक बहुपक्षीय समझौतों के कार्यान्वयन का, प्रशासन का व परिचालन हेतु सुविधाएं प्रदान करता है। व्यापार पर शुल्क से संबंधित किसी भी भावी मसले पर सदस्यों के बीच विचार विमर्श हेतु एक मंच का कार्य करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है ये किसी भी विषय के विचार विमर्श के लिए, खासकर वो पर शुल्क या फिर व्यापार से संबंधित हो। विवादों के निपटारे से संबंधित नियमों और प्रक्रियाओं को भी यह प्रशासित करता है। व्यापार नीति समीक्षा प्रक्रिया से संबंधित नियमों व प्रावधानों को लागू करता है। वैश्विक आर्थिक नीति निर्माण में अधिक सामंजस्य भाव लाने के लिए IMF व वर्ल्ड बैंक से सहयोग करना तथा विश्व संसाधनों का इष्टतम, अनुकूलतम, ऑप्टिमम यूज करना, ये भी इसके कार्यों का एक हिस्सा है। कभी कभी बच्चों से ये गेट और डब्ल्यूटीओ के बीच में अंतर पूछ लेते हैं, तो इन दोनों के बीच में महत्वपूर्ण अंतर है जिनको हम विस्तार से समझ सकते हैं। जो गेट है एक अंतर्राष्ट्रीय भूपक्षीय संधि को संदर्भित करता है जिसमें 23 देशों ने इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देने, एंटी क्रॉस कंट्री ट्रेड बाधाओं को दूर करने के लिए हस्ताक्षरित किए थे। इसके विपरीत डब्ल्यूटीओ क्या है, एक आपका वैश्विक निकाय है जिसने गेट के समर्थन किया और सदस्य देशों के बीच भी एक इंटरनेशनल व्यापार के नियमों को लागू किया। गेट एक सरल समझौता है, कोई संस्थागत अस्तित्व नहीं है और ये सिर्फ एक छोटा सा मिनी सेक्रेटरीट है। इसके विपरीत जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है एक सचिवालय है और एक स्थायी संस्था है। भाग लेने वाले राष्ट्रों को गेट में अनुबंध करने वाले दलों के रूप में कहा जाता है, जबकि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं उन्हें उनके सदस्य राष्ट्र कहा जाता है। गेट प्रतिबद्धता प्रकृति का अंतरिम है जो कि 47 साल के बाद सरकार इसे स्थायी प्रतिबद्धता के रूप में मान सकती है या नहीं। दूसरी ओर जो डब्ल्यूटीओ है प्रतिस्पर्धाएं शुरू से ही इसकी स्थायी है। डब्ल्यूटीओ का दायरा इस मामले में डब्ल्यूटीओ की तुलना में अधिक ही व्यापी है। गेट के नियम केवल तब लागू होते हैं जब व्यापार माल में किया जाता है और जो आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसके नियम माल के साथ साथ बौद्धिक संपदा और सेवाओं के ऊपर भी लागू होता है। घरेलू कानून को गेट में जारी रखने की अनुमति है, जबकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ऐसा संभव नहीं है। गेट का विवाद निपटान प्रणाली धीमी है, रुकावटों के साथ कम संचालित है, वह अति संवेदनशील है, जबकि गेट जो आपका जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसकी जो विवाद निपटान की प्रणाली है बहुत ही प्रभावी है और विशुद्ध रूप से
बहुपक्षीय भी है। फिर आता है जी आपका अंकटाड, फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका जो जन्म कह सकते हैं आप, या फिर इसकी स्थापना राष्ट्र संघ के स्थायी अंग के रूप में इसकी स्थापना हुई है 30 दिसंबर 1964। इसका जो मुख्यालय यानी सचिवालय जनीवा के अंदर है। अंकटाड में सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्यों के अतिरिक्त स्विट्जरलैंड व वेटिकन सिटी का भी ये प्रतिनिधित्व करते हैं। यह व्यापार एवं विकास बोर्ड है जिसकी 6 प्रमुख समितियां क्रमशः कच्ची सामग्री, औद्योगिक सामान, वित्त, अदृश्य व्यापार, सामुद्रिक यातायात और तकनीकी हस्तांतरण एवं विकासशील देशों से सहयोग की देखरेख करता है। अंकटाड का जो उद्देश्य है अल्प विकसित देशों के त्वरित आर्थिक विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करना, व्यापार व विकास नीतियों का निर्माण व क्रियान्वयन करना, व्यापार व विकास के संबंध में संयुक्त राष्ट्र परिवार की विभिन्न संस्थाओं के मध्य समन्वित व उनकी समीक्षा करना, उनको बढ़ावा करना तथा सरकार का एवं क्षेत्रीय आर्थिक समूहों के व्यापार तथा नीतियों में सामंजस्य लाना है। प्रकट है कि राष्ट्र संघ का एक अभिन्न अंग होने के कारण अंकटाड गेट की अपेक्षा अधिक समर्थ संस्था है। अंकटाड एक ऐसा मंच प्रदान करता है जो विकासशील देशों के लिए हित का अधिक ध्यान रखता है। अंकटाड से निम्नलिखित कार्यों की हम अपेक्षा कर सकते हैं। भिन्न सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाओं वाले विशेषकर अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास को तीव्र करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं आर्थिक विकास से संबंधित समस्याओं के लिए सिद्धांत और नीति बनाना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा विकास से ही संबंधित समस्याओं के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के भीतर अन्य संस्थानों के क्रियाकलापों में समन्वय करना और उनकी समीक्षा करना, समान व्यापार, सरकार की तत्संबंधी विकास नीति क्षेत्रीय आर्थिक समूह के लिए एक केंद्र के रूप में मौजूद होना इसके प्रमुख कार्यों के रूप में इसकी अपेक्षा की जाती है। धन्यवाद।